हाँ बेटे, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वहाँ पे एक डैम्ड ऑक्सीलेशन का डिस्कशन आया था। तो चलो यही वाला क्वेश्चन जहाँ पे लास्ट में डिस्कशन छोड़ा था, एक बार इसी को रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज वाली क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो डैम्ड ऑक्सीलेशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मैं तुम्हें बता रहा था, तुम्हारे पास कोई भी ब्लॉक है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ मास अटैच्ड है, इसको हमने शिफ्ट करके छोड़ू तो ये ब्लॉक क्या करने लगेगा, यहाँ पे ऑक्सीलेशन। ठीक है ना। कैसा ऑक्सीलेशन हो जाएगा वो, एस एच एम। पर मान लो जैसे तुम्हारे सामने मैंने एग्जांपल ड्रॉ कर रखा है, मैंने इसी मास एम को किसी लिक्विड में डिप कर दिया और मास एम को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट करके छोड़ा। तो ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन जो लिक्विड है जिसके अंदर ये ब्लॉक डिप्ड है, उस लिक्विड की विस्कस फोर्सेस लगनी चालू हो जाएंगी। और विस्कस फोर्स ड्यू टू लिक्विड का एक्सप्रेशन याद है, 6 पाई ईटा आर वी। अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, वैसे तो ये क्यूबिकल ब्लॉक बना रखा है, अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है किसी लिक्विड में, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो लिक्विड उस पर विस्कस फोर्स लगाता है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है ना। खैर, अभी काम की बात, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस होती है ड्यू टू लिक्विड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी तो विस्कस फोर्स कम होगी, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो विस्कस फोर्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग का फोर्स के एक्स बाइंसी फोर्स लग रहा होगा, साथ में एक विस्कस फोर्स आ जाएगा। अगर वो विस्कस फोर्स नहीं लग रहा होता तो ब्लॉक यहाँ पे एस एच एम करता, पर भी उस विस्कस फोर्स की वजह से ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी लॉस होगी और ये ब्लॉक ऑक्सीलेट करते करते रुक जाएगा। तो क्या बोल देंगे इसको हम, डैम्ड ऑक्सीलेशंस। ठीक है ना। तो डैम्ड ऑक्सीलेशन में अगर डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो, ठीक है ना, तो जो हमारा जो भी डैम्ड ऑक्सीलेशन करने वाली बॉडी होगी उसका जो भी मोशन होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से गवर्न होगा। ठीक है ना। ध्यान से देखो, जो तुम्हारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, m इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या है, बेसिकली एक्सेलरेशन। b इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी। तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। वेलोसिटी का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम स्मॉल b से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या बोल देते हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट। प्लस के एक्स। काम की बात, जो नेट फोर्स लग रही होगी उसमें फोर्स के अंदर एक एक्सप्रेशन ऐसा होगा जो प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। डैम्पिंग फोर्स होगी, जो मोशन को डैम कर रही होगी, उसका एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। और फिर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन वाला टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ दिखाई दे रहा है। हरी बात समझ में आ रही है। अगर हमारे पास कोई बॉडी है, अगर एसएचएम कर रही होती है, तो एसएचएम के समय उसकी जो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन वाला अगर हम लोग एक्सप्रेशन देखें तो किसके बराबर आता है, स्प्रिंग मास सिस्टम से अगर हम मैं कंपेयर करूं तो माइनस के एक्स बाई एम। याद है, तुम्हारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ ब्लॉक है, ब्लॉक ऑक्सीलेट कर रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास, रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के वजह से आ रही होगी के एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैंने डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख दिया। तो ध्यान से देखो, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बनती है अगर ये ब्लॉक यहाँ पे एस एच एम कर रहा होता, और एस एच एम के अंदर उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। ड्यूरिंग एस एच एम मैकेनिकल एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। और ये तुम्हारा जो ब्लॉक ऑक्सीलेट कर रहा है लिक्विड के अंदर, अगर ऑक्सीलेट कर रहा होगा तो लिक्विड की वजह से विस्कस फोर्स लग जाएंगी। वो विस्कस फोर्सेस को मैं यहाँ पे बीवी से लिख देता हूँ। ठीक है ना। और फिर ये तुम्हारा जो ऑक्सीलेशन है क्या हो जाएगा, डैम्ड ऑक्सीलेशन। तो देख रहे हो, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स, साथ में ये बीवी वाला टर्म, बीवी में वी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डी एक्स बाई डी टी से। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई डैम्ड ऑक्सीलेशन की, जिसके अंदर जो तुम्हारी डैम्पिंग हो रही है, जिस फोर्स की वजह से डैम्पिंग हो रही है, दैट फोर्स, डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन क्या आता है, तो तुम्हारा जो ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल का उसका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज गोइंग टू बी गवर्न बाय ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव या ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जैसे हमारे एसएचएम के अंदर होता था। एसएचएम के अंदर भी ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसे लिखते थे ना। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल का, दैट एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। डैम्ड ऑक्सीलेशन है तो ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम। और यहाँ पे तुम देख रहे हो कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन के अंदर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही होगी ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू भी रूट के बाय एम नहीं, रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय फोर एम स्क्वायर हो। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट है जो
तुम लोगों को याद रखना है डैम्ड ऑक्सीडेशन के लिए। और फिर जो जेई मेंस का क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस करना था उसी के ऊपर मैं आ जाता हूँ। तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन 2019 में आया था, 8 अप्रैल शिफ्ट 1। क्या दे रखा था क्वेश्चन के अंदर? हमें यहाँ पे एक यू शेप की रेजिस्टेंस लेस वायर दे रखी थी। ये वायर है, यू शेप की वायर तुम्हारे सामने ड्रॉ करके दिखा रखी है, रेजिस्टेंस लेस बता रखी थी क्वेश्चन में। इसके साथ यहाँ पे स्प्रिंग अटैच करके एक रॉड अटैच कर रखी थी। रॉड इसके ऊपर फ्रीली स्लाइड कर सकती थी। रॉड का मास 50 ग्राम बता रखा था। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 0.5 न्यूटन पर मीटर बता रखा था। रॉड की रेजिस्टेंस 10 ओम बता रखी थी। और ये दोनों यू शेप की जो अपर और लोअर वायर है उनके बीच का गैप तुम्हें 10 सेंटीमीटर डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा रखा था। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो ये रॉड थी इसको हम लोगों ने शिफ्ट किया और छोड़ दिया। रॉड क्या करेगी? ऑक्सीलेट करेगी। और जब ये रॉड ऑक्सीलेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने की वजह से इसे फ्लक्स वेरी होते हुए दिखाई देगा। इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी बीवीएल। ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा बीवीएल बाय आर। और वो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि फ्लक्स चेंज होने के कॉस दैट इज रॉड के मोशन को अपोज करेगा। तो रॉड जो यहाँ पे ऑक्सीलेट कर रही है इसका मोशन एसएचएम नहीं, क्या होने वाला है? डैम्ड ऑक्सीलेशन। रॉड ऑक्सीलेट करते करते रेस्ट पे आ जाएगी डैम्पिंग फोर्स की वजह से, बीआईएल की वजह से। तो ध्यान से देखो, ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन इस पे जो फोर्स लग रही होगी, एक तो जैसे जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ रॉड वेलोसिटी वी से टूवर्ड्स राइट जा रही है, स्प्रिंग एलोंगेटेड है, फोर्स लगा रही है के एक्स। और ध्यान दो इसके मोशन को, रॉड के मोशन को अपोज करने के लिए, फ्लक्स चेंज होने का कॉज, रॉड का मोशन को अपोज करने के लिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस, करंट इंड्यूस, उसकी वजह से फोर्स बीआईएल आ रही होगी। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो बीआईएल प्लस के एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस डी वी बाई डी टी से। क्यों माइनस डी वी बाई डी टी? तो तुम देख रहे हो इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इस पर्टिकुलर केस में ये जो फोर्सेस हैं टूवर्ड्स लेफ्ट है, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स लेफ्ट है, रॉड की वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही होगी। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन को मैंने माइनस डी वी बाई डी टी लिख दिया। और फिर v को डी एक्स बाई डी टी लिख दिया। v को डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर भी देख रहे हो v आ रहा है, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन में v आ रहा है। v को मैंने डी एक्स बाई डी टी से रिप्लेस कर दिया, d बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। और अब ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर हो रहा है, जो तुम्हें मैं थोड़ी देर पहले लिख के दिखा रहा था। ठीक है ना? तो क्या एक्सप्रेशन आ रहा है? एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। तो डी एक्स बाई डी टी का जो कोफिशिएंट होता है इसी को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना? थोड़ी देर पहले भी तुम्हें मैं रिजल्ट दिखाई रहा था डैम्ड ऑक्सीडेशन के, और उसी से हमने कंपेयर कर दिया। तो एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में बता रखा था कि तुम्हारा जो रॉड है ऑक्सीलेट कर रही है और उसका एम्पलीट्यूड जो है रिड्यूस हो जाना चाहिए बाय 1/e। तो एम्पलीट्यूड को ए नॉट से ए नॉट बाई ई ले जाना है। तो याद करो जैसे हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ऐसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 1/e से रिड्यूस होने में जो टाइम लगता है, न्यूक्लियर फिजिक्स को हम लोग के अंदर उसको हम एवरेज लाइफ बोलते हैं ना, तो वही सेम एवरेज लाइफ वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ भी लगा रहा हूँ। जैसे वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे होते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन तुम्हारा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो ए नॉट से ए नॉट बाई ई जाने में एम्पलीट्यूड को जो टाइम लगेगा वो एवरेज लाइफ के बराबर होगा। एवरेज लाइफ न्यूक्लियर फिजिक्स से कंपेयर करें तो 1/लैम्डा होता है। और फिर न्यूक्लियर फिजिक्स की और यहाँ पे एम्पलीट्यूड की इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो 1/लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? 2m/b। ठीक है ना? और डैम्पिंग कांस्टेंट स्मॉल b अभी तुम्हें मैंने कंपेयर करके दिखाया था, डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंपेयर करो तो ये किसके बराबर आने वाला है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय कैपिटल आर। स्मॉल b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ये हमारे पास एवरेज लाइफ आ गई। ठीक है ना? तो a इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी, और तुम्हारे न्यूक्लियर फिजिक्स की इक्वेशन n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, दोनों को कंपेयर कर लो तो तुम्हें दिख रहा है डीके कांस्टेंट जो हमारा होता था लैम्डा न्यूक्लियर फिजिक्स में, उसकी जगह यहाँ पे डैम्ड ऑक्सीडेशन में b/2m आ रहा है। तो इसलिए लैम्डा को मैंने b/2m से रिप्लेस करके और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करके डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एवरेज लाइफ की ये वैल्यू निकाल दी। आया समझ में? आया? फॉलो किया सबने? ठीक है बेटा, टाइम की वैल्यू फिर हमने एवरेज
लाइफ जिसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए नॉट से ए नॉट बाई ई हो जाएगी, वो वैल्यू क्या निकाली हमने, टाइम की वैल्यू 2 mr बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। मास, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द रॉड, सब कुछ प्रोवाइडेड था, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, ये टाइम आ गया। तो एम्पलीट्यूड को 1/e के फैक्टर से रिड्यूस होने में 10,000 सेकेंड लगने वाले हैं। अब इन 10,000 सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था रॉड कितने अप्रोक्सीमेट ऑक्सीलेशंस कर लेगी, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस डन बाय रॉड व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ ई। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस निकालने, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस निकालने के लिए देख लेते हैं इसका टाइम पीरियड कितना है ऑक्सीलेशन का। तो ओमेगा की वैल्यू डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के अंदर रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। फिर से सारी वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, अभी पीछे तुम्हें रियलाइज करा रहा था मैं, b/2m तुम्हारा 1 बाय एवरेज लाइफ के बराबर था, तो बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर 1 बाय एवरेज लाइफ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। एवरेज लाइफ हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला ही था 10⁴, तो 1 बाय एवरेज लाइफ हो जाएगा 10⁻⁻4 का स्क्वायर 10⁻⁻8। 10 के सामने 10⁻⁻8 वाला टर्म निगलेक्ट, तो ओमेगा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली √10 आ गई। टाइम पीरियड 2π/√10, 2π/ओमेगा। पाई स्क्वायर को हम कैलकुलेशंस में अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं, तो पाई स्क्वायर 10 के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, तो पाई √10 के बराबर हो जाएगा। √10 से √10 कैंसिल, टाइम पीरियड आ गया 2 सेकेंड्स। और अब एक ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो 10,000 सेकेंड्स में कितनी ऑक्सीलेशंस हो जाएंगे, तो 10,000/2 5,000। तो जब हमारी ऑक्सीलेटिंग रॉड 5,000 साइकिल्स कंप्लीट कर लेगी, तो उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट जो भी इनिशियल एम्पलीट्यूड होगा उससे रिड्यूस होते होते 1/e के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा, ई के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा 1/e टाइम्स हो जाएगा। आया समझ में, आगे क्वेश्चन सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने पूछा है 2019 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डायग्राम जो दे रखा है मैं तुम्हारे सामने ड्रॉ कर दिया है। दो मैग्नेट्स हैं एक्स और वाई। एक्स वाले का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, वाई वाले का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2m है। दोनों के बीच में सेपरेशन d है, और सेपरेशन d डायपोल्स, मैग्नेटिक डायपोल्स मैग्नेट्स के साइज के सामने बहुत ज्यादा है, तो डायपोल्स को हमें शॉर्ट डायपोल मानना है। दोनों के मिड पॉइंट पे यहाँ पर हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, चार्ज q, और उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया है कुछ वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और अब हमें बताना क्या है, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल। ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड बताना है, और फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड बताना है, और उसकी वेलोसिटी हमें देनी रखी है। आई थिंक वेलोसिटी v ऑप्शंस के अंदर दे रखी है, क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, ऑप्शंस में वेलोसिटी v आ रही है, तो ये वेलोसिटी v मैंने मार्क कर दी है। वेलोसिटी का x कंपोनेंट y कंपोनेंट हम कर ही लेंगे, v cos 45 v sin 45। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास जो ये x वाला मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेट है, उसके लिए जहाँ पे पॉइंट चार्ज q पड़ा है, कैसा पॉइंट है मैग्नेट के लिए, कौन सा कैसा पॉइंट होगा इस मैग्नेट के लिए, कैसा पॉइंट होगा, एक्सियल पॉइंट। ठीक है ना गौरव, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलती है, डाइपोल के डायरेक्शन में। ठीक है ना, डाइपोल के डायरेक्शन में, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एक्स। चलो मैग्नेटिक डाइपोल वाई के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ वाई कैसे होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ के लिए जहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू पड़ा है, कैसा पॉइंट है ये इसके लिए, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलने वाली है हमें, डाइपोल वाई की वजह से, डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट। ठीक है ना, चलो अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, कितनी आएगी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल पॉइंट पे 2 kp/r³, एक्सियल पॉइंट पे 2 kp/r³, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 km/r³। ठीक है ना, इस डिस्टेंस को मैं d/2 को मैं तुम्हारे सामने r लिख दे रहा हूँ। बाद में r को d/2 से रिप्लेस कर लेंगे कैलकुलेशन में। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग कितनी मिलने वाली है, मैग्नेटिक डाइपोल y की वजह से, मैग्नेट y की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें y एक्सिस के अलोंग कितनी मिलने वाली है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, kp/r³। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वेटोरियल पॉइंट पे kp/r³, ऐसे यहाँ पे km/r³। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका 2 टाइम्स है, 2m है।
कह रहा, अभी नोटिस करो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस इक्वल आ रही है। रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर कितने एंगल पे आ जाएगा? 45 डिग्री पे आ जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आने वाली है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने एंगल पे आ जाएगी? जब दोनों बी एक्स और बी वाई बराबर आ गए हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्स एंड वाई इक्वल आ गए हैं, तो रिजल्टेंट दोनों के बीचों बीच आएगा। दैट इज चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के पैरेलल आ जाएगा। और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल क्यू वी बी साइन थीटा साइन जीरो 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 आंसर। कैसे किया, समझ में आया? ठीक है ना। जिस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल हमें दे रखा था उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, डाइपोल एक्स की वजह से, डाइपोल वाई की वजह से, रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री पे आ गई, चार्ज पार्टिकल भी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे जा रहा है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जीरो। जीरो आंसर। आ गया, समझ में आ गया? ठीक बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर ये पहले तो 2019 12 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वी हैव अ मैग्नेटिक कंपास निडल ऑक्सीलेटिंग। मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर निडल है विच इज ऑक्सीलेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 टाइम्स पर मिनट एट अ प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री। और यही निडल ऑक्सीलेट करती है विद फ्रीक्वेंसी 40 टाइम्स पर मिनट जहाँ पे एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। तो जिन दो पोजीशंस पे तुम लोगों को ये रीडिंग्स बता रखी है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 और B2 है, पोजीशन 1 पे B1, अर्थ की पर दूसरे पोजीशन 2 पे B2, तो क्वेश्चन में तुमसे कह रहे हैं B1 B2 का रेशियो बताओ। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक कंपास की निडल है। मैग्नेटिक कंपास को हम डायरेक्शन ढूंढने के लिए पता करते हैं, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता करने के लिए उस कंपास को हम कौन से प्लेन में रखते हैं? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो निडल के ऊपर टॉर्क लगाएगा और उसे अपने डायरेक्शन में अलाइन करेगा। मैग्नेटिक फील्ड निडल के ऊपर, मैग्नेटिक निडल के ऊपर टॉर्क लगाती है और उसे अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है। हम सबने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई अ टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट विल ट्राई टू अलाइन इट विद इटसेल्फ। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल को अपने साथ अलाइन कराने की कोशिश करेगी। तो मैग्नेटिक जो हमारी निडल है कंपास के अंदर, कंपास को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं, तो उसकी निडल भी फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है। तो निडल हमारी जब फ्रीली रोटेट करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से अलाइन होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल के ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड, क्या फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का? तो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो पीई, अभी मैग्नेटिक डाइपोल है तो एम बी। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल है तो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो चलो दोनों पे हम दिमाग लगाते हैं। पहले तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड हो जाएगा, तो 1/30, फ्रीक्वेंसी इज 30 टाइम्स पर मिनट, तो टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी 1/30 एट लोकेशन 1, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, में आई तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द निडल, एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द निडल, बी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहीं पर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच, वर्टिकल कंपोनेंट बी वी, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी। तो एंगल ऑफ डिप अगर डेल्टा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गोइंग टू बी नेट मैग्नेटिक फील्ड का कॉस डेल्टा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम पोजीशन 1 पे B1 मान रहे हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? B1 cos 45। कैसे वैल्यूज डाली, समझ में आ रहा है? ऐसे अब चलते हैं अर्थ के ऊपर लोकेशन 2 पे। लोकेशन 2 पे फ्रीक्वेंसी 40 टाइम्स पर मिनट है, तो टाइम पीरियड 1/40 होगा। 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, सेम कंपास यूज कर रहे हैं तो निडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब भी सेम, निडल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब भी सेम। और अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन 2 पे अगर नेट B2 है और एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B2 cos 30। बस दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को डिवाइड करके B1 और B2 का रेशियो निकालना है हमें।
दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1/30/1/40 4/3, राइट हैंड साइड पे 2 पाई से 2 पाई गया, आई से आई गया, एम से एम गया, हमारे पास क्या आ गया रूट के अंदर b2 cos 30 √3/2 अपॉन b1 cos 45 1/√2। बस अब दोनों साइड स्क्वायर करके ये रूट हटा दो और फिर b1 b2 का रेशियो आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे? आगे समझ में आ गया कैसे किया? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेईई मेन 2019 अप्रैल 12 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गैल्वेनोमीटर दे रखा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल लगी होती है, कॉइल का रेजिस्टेंस बता रखा है 100 ओम। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर के ऊपर 50 डिविजन्स बना रखे हैं और इसकी सेंसिटिविटी बता रखी है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। मतलब जब भी गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर एक डिवीजन डिफ्लेक्ट होगा तो 20 माइक्रो एम्पियर करंट होगा, दो डिफ्लेक्ट हो गया तो 40 माइक्रो एम्पियर। कहाँ की और टोटल 50 डिवीजन हमारा जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट हो गया तो कितना करंट जा रहा होगा? अगर 50 का 50 दैट इज गैल्वेनोमीटर हमारा फुल डिफ्लेक्शन दिखा दे तो 50 के 50 डिवीजन वो रोटेट हो जाए तो उसके थ्रू कितना करंट जा रहा होगा? तो 50 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो 10⁻⁻6 कितना आ गया? 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1000, 10⁻⁻6, 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 एम्पियर 1 मिली एम्पियर। ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो पॉइंटर लगा हुआ है वो फुल डिफ्लेक्शन, फुल के फुल 50 डिफ्लेक्शन डिवीजन के बराबर डिफ्लेक्शन कब दिखा देगा? जब करंट उसमें 1 मिली एम्पियर जाए। तो 1 मिली एम्पियर इज IG। IG इज द करंट एट विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन। पता है ना सबको? तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम हो गया और गैल्वेनोमीटर जिस करंट पे फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो 1 मिली एम्पियर हो गया। और तुमसे कहते हैं तुम्हें इसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जो रीडिंग ले पाए 0 से 2 वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट, 0 से 20 वोल्ट। और तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन के अंदर जो ABCD 4 ऑप्शंस दिखा रखे हैं उसके अंदर ये गैल्वेनोमीटर दिखा रखा है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस दिखा रखे हैं R1, R2, R3। ठीक है ना, तो जब 0 से 2 वोल्ट तुम लोगों को गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है 0 से 2 वोल्ट वाला, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में तुमने रीडिंग लेनी है 0 से 10 वोल्ट, 0 से 20 वोल्ट, ऐसे डायग्राम बना के दिखा रखा है। और R1, R2, R3 हमें डिसाइड करना है। तो चलो पहले तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, याद है सबको? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में। और ध्यान से देखो, मान लो हमें रीडिंग लेनी है 0 टू V वोल्ट। काम की बात, जब कैपिटल V वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर तुम वोल्टेज लगाओगे, गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उसमें करंट IG जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा IG इंटू RG। उस समय रेजिस्टेंस R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? IG इंटू कैपिटल R। और पूरे के क्रॉस मिला के पूरे वोल्टमीटर, इस सिस्टम को एज अ वोल्टमीटर हम लोग ट्रीट करें तो वोल्टमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जब गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है दैट इज वोल्टमीटर फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है कैपिटल V के बराबर। तो ध्यान दो, जो रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में लगाते हैं उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास? V माइनस IG RG अपॉन IG। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने CBSE वाली क्लासेस में डिराइव कर रखा है। चलो इसी के अंदर अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले हमें वोल्टमीटर बनाना है 0 से 2 वोल्ट वाला, तो कैपिटल V को मैं 2 लिख रहा हूँ। IG RG, IG है हमारा 10⁻⁻3 एम्पियर, RG हमारा है 100 ओम, 10⁻2 अपॉन IG की वैल्यू कितनी थी हमारी? अगेन 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, 10⁻2, 10⁻⁻1, 2 माइनस 0.1 कितना हो गया? 2 माइनस 0.1 1.9, 10⁻⁻3 ऊपर आके 10⁻+3, 1900 ओम। ये तुम्हारा R1 की वैल्यू आ गई। चला गया दिमाग?
ठीक है ना। ऐसे जब तुम्हें 0 से 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है, तो देखो अगर तुमने 0 से 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है तो क्वेश्चन के डायग्राम के अकॉर्डिंग इन दो टर्मिनल्स के बीच में दिमाग लगाओगे। और गैल्वेनोमीटर के साथ देखो इन दो टर्मिनल्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में। अगर तुम वोल्ट मीटर की तरह यूज करने के लिए ये दो टर्मिनल्स यूज कर रहे हो सेटअप के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है अब क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है ना। तो फिर से कैलकुलेशन करते हैं, R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू, ठीक है ना। वोल्ट मीटर हमारा कितनी वोल्टेज मेजर करने वाला है, 10, मैक्सिमम वोल्टेज 10, माइनस IG अपॉन IG। ठीक है ना। 10 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 9.9 इंटू 10⁻³ कितना आ गया, 9900। और R1 की वैल्यू 1900 है, तो R2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9900 माइनस 1900, 8000। तो यहाँ पे सेटअप में R1 की वैल्यू 1900, R2 की वैल्यू 8000, और ऐसे ही अब तुम R1 प्लस R2 प्लस R3 वोल्टेज 20 लेके R3 की वैल्यू निकालोगे। आया, समझ में आया। तो मैं अभी R3 की वैल्यू निकाले बिना एक बार R1 R2 से देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो R1 की वैल्यू 1900 कौन कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। R2 की वैल्यू 8000 खाली सी ऑप्शन में। तो बस आगे कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, सी आंसर हो गया हमारा। आंसर R3 ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से ही रूल आउट हो गया बाकी सारे ऑप्शन, सी आंसर ही पॉसिबल है। और R3 की वैल्यू उसके अंदर 10,000 दे रखी। आया, समझ में आया कैसे किया। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर वी कनेक्ट अ लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए V माइनस IG अपॉन IG, ये रिलेशन जिसको याद है डायरेक्ट लगा दो, जिसको नहीं याद है उसको मैंने डिराइव करके भी दिखा दिया। आ गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा 2019 के अंदर 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये डायग्राम तुम्हें बना के दिखा रखा है कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसे डी डिस्टेंस पे यहाँ पे सर्कुलर लूप रखा हुआ है। ठीक है। और क्वेश्चन में बता रखा है डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तुम्हारा जो लूप का डिस्टेंस है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से वो डी है, एंड डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ दिस लूप, लूप का रेडियस हमारा ए है। अब तुमसे कहते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से करंट कैरिंग लूप के ऊपर, करंट कैरिंग लूप के ऊपर कुछ फोर्स लग रही होगी, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर बाय डी क्यूब, पहला ऑप्शन। फोर्स इज 0 सेकेंड ऑप्शन। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए बाय डी, सी ऑप्शन। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये तुम्हारा चौथा ऑप्शन। खैर अभी ये क्वेश्चन पास्ट में भी मैं लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और जब ये क्वेश्चन मैं देखा था तो मेरा क्या दिमाग चला था, मैं भी तुम्हें वैसे ही हिंट करता हूँ। अदरवाइज लोग इसको मैथमेटिकली जब करते हैं तो बहुत उलझुल सॉल्यूशन निकाल देते हैं, कि एक दो दो पेज के, उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ऑप्शंस को देख के समझ में आया था, हमें सिर्फ फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी है। जो लूप पे फोर्स लगेगी स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो फोर्स प्रोपोर्शनल टू, उस फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है लूप के डायमेंशन पे और लूप के डिस्टेंस डी पे। लूप के डायमेंशन ए पे कैसे डिपेंड करेगी और लूप के डिस्टेंस डी पे कैसे डिपेंड करेगी, तो बस प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है। तो मेरा दिमाग काम क्या किया था, जब पहली बार मैंने क्वेश्चन दिखा था, मैंने कहा चलो डायमेंशन पे और डिस्टेंस पे दिमाग लगाना है, तो सर्कुलर लूप की जगह मैं यहाँ पे स्क्वायर लूप रख देता हूँ। भाई दिक्कत क्या थी, देखो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इनटू द पेज। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पे लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इनटू द पेज। और जैसे जैसे हम स्ट्रेट वायर से दूर जा रहे होंगे, लूप के पास वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती जा रही होगी। जैसे जैसे हम स्ट्रेट वायर से दूर जाते जा रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही होगी, तो इस एलिमेंट पे कुछ है, अगले पे कुछ और कम और कम और कम। देख रहे हो तुम्हारे हर एलिमेंट के ऊपर, इस रिंग के हर एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आने वाली है। तो अगर मैं पूरे रिंग पे फोर्स निकालने बैठ जाऊं तो मेरी कैलकुलेशन, जो इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ जाएगा और कैलकुलेशन उलझुल चली जाएगी। तो जब सिर्फ हमें प्रोपोर्शनैलिटी ही चेक करनी है, एग्जैक्ट फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं चेक करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते हैं। तुम्हारा जो लूप है उसको सर्कुलर की जगह में स्क्वायर लूप बना देता हूँ, ऑफ डायमेंशन ए एट अ डिस्टेंस डी। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, करंट इसमें कुछ फ्लो हो रहा है, मान लो कैपिटल आई, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, मैंने कैपिटल आई एज्यूम कर लिया है, डी डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे
एक स्क्वायर लूप इमेजिन कर लिया उस साइड ए, और ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पास्ट में क्लास के अंदर भी और जब प्रैक्टिस करते हैं बुक्स के अंदर, तो वो भी हमने देख रखा होता है कि स्ट्रेट वायर की वजह से करंट कैरिंग स्क्वायर लूप के ऊपर फोर्स निकालो, याद है सबको? तो चलो ध्यान से देखो, कैपिटल आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, करंट आई तुम्हारा अपवर्ड जा रहा है, लेफ्ट वाली साइड पे दिमाग लगा रहा हूँ, फोर्स कैसे आ जाएगी? टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट वाली वायर पे फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट वाली वायर पे टुवर्ड्स राइट, ऊपर वाली वायर पे अपवर्ड, नीचे वाली वायर पे डाउनवर्ड। जैसे जैसे हम वायर से दूर जा रहे होंगे, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले वायर के लिए कम हो रही होगी, बिल्कुल वैसे ही नीचे वाले वायर के लिए कम हो रही होगी। ऊपर वाली वायर और नीचे वाले वायर पे लगने वाले फोर्सेस हो जाएंगे बैलेंस आउट। तो नेट फोर्स निकालने के लिए सिर्फ हमें F1 F2 पे दिमाग लगाना है, और मुझे बताओ F1 ज्यादा होगा या F2 ज्यादा होगा? ठीक है ना, F1 ज्यादा होगा, F2 कम होगा। वायर के पास वाली जो साइड है उस पर फोर्स ज्यादा लगेगी, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से जो दूर वाली साइड है उस पर फोर्स कम लगेगी। तो F1 माइनस F2, चलो F1 निकालते हैं। तो चलो वायर से इस लूप का डिस्टेंस कितना है? डी। डी डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी मिलेगी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इस लूप में करंट में स्मॉल आई मान लेता हूँ, तो इस वायर में करंट स्मॉल आई आ गया। इसकी साइड की लेंथ ए है, तो फोर्स बी आई एल, बी आई एल साइड की लेंथ ए। चलो F2 निकालते हैं। F2 निकालने के लिए फिर से सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, में आर की वैल्यू हो जाएगी अब डी प्लस है। वायर में करंट स्मॉल आई, इस वायर में करंट स्मॉल आई, वायर का लेंथ ए, ठीक है ना। चलो F1 माइनस F2 का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर दिमाग लगाते हैं। क्या एक्सप्रेशन बन रहा है? देखो क्या क्या टर्म्स कॉमन आ रही है। म्यू नॉट कॉमन आ गया, कैपिटल आई स्मॉल आई कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, अपॉन 2 पाई कॉमन आ गया। ब्रैकेट में रह गया 1/d माइनस 1/d प्लस ए। एलसीएम लेते हैं, d इंटू डी प्लस ए, डी प्लस ए माइनस डी, डी से डी कैंसिल हो गया। नेट फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई, म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई, ए इंटू ए स्क्वेयर अपॉन 2 पाई डी इंटू डी प्लस ए। डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो डी प्लस ए को अप्रोक्सीमेटली हम डी मान सकते हैं। तो तुम देख रहे हो फोर्स आ रही है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, दैट इज तुम्हारे जो लूप के डायमेंशन है, लूप के डायमेंशंस का स्क्वायर और लूप के डिस्टेंस का स्क्वायर, लूप के डायमेंशंस का स्क्वायर अपॉन लूप का वायर से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाय डी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन हो गया? लास्ट वाला, ये हमारा आंसर। क्या दिमाग लगा दिया, समझ में आया? ठीक है ना, तुम देख रहे हो सर्कुलर लूप मान के करता, तो सर्कुलर लूप के तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे अलग अलग मिलती, मुझे नेट फोर्स निकालने के लिए अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती, मुझे फोर्स का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी थी। तो मैंने लूप का डिस्टेंस डी माना और लूप का डायमेंशन ए मानते हुए सर्कुलर लूप की जगह ए डायमेंशन के सर्कुलर लूप की जगह ए डायमेंशन का स्क्वायर लूप ले लिया। आगे समझ में आया कैसे किया? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जेई मेन 2019 के अंदर आया हुआ है, 10th जैन को, शिफ्ट 1 के अंदर। इसके अंदर हमारे पास एक इंसुलेटिंग थिन रॉड है, ठीक है ना। इस रॉड की लेंथ हमें एल बता रखी है, रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सप्रेशन हमें दे रखा है रो नॉट एक्स बाय एल। रॉड के ऊपर चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, हर पॉइंट पे अलग अलग है, वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू रिलेशन रो नॉट एक्स बाय एल। द रॉड इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन एक्स इक्वल टू 0 से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ही हमने रॉड को रोटेट करा दिया। इफ द रॉड मेक्स n रोटेशंस पर सेकेंड, रॉड की फ्रीक्वेंसी बता रखी है तुम्हें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन n रोटेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी, क्या हो जाएगी? 2 पाई एम। तो एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एम।
हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो रॉड को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर दें, x दूरी पे dx थिकनेस का एलिमेंट ले लेते हैं, सॉरी x दूरी पे dx थिकनेस का एलिमेंट ले लेते हैं। इस dx थिकनेस के एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा? तो ओरिजिन से x दूरी पे डेंसिटी क्या मिलेगी हमें? रो नॉट x बाई एल, डेंसिटी इनटू इस एलिमेंट का लेंथ, ठीक है ना। क्या आ गया हमारे पास एलिमेंट का? चार्ज आ गया। चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी थी तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू एलिमेंट का लेंथ, एलिमेंट पे चार्ज आ गया। ये चार्ज जैसे जैसे रोटेट कर रही होगी, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, एक रोटेशन करने में कितना टाइम लग जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई एन। 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को मैंने डाल दिया 2 पाई एन। चार्ज अपॉन टाइम पीरियड क्या आ गया? करंट। और ये करंट, अगर इस मूविंग चार्ज को हम करंट की तरह ट्रीट करें तो दिस करंट इज फ्लोइंग इन अ क्लोज लूप ऑफ एरिया पाई एक्स स्क्वायर। तो करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया इस छोटे से एलिमेंट का। ऐसे हर ds थिकनेस के एलिमेंट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल के ऐड करके टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रॉड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन x पे हो रहा है तो लिमिट भी x की डालेंगे, और x की वैल्यू लेफ्ट एंड से राइट एंड तक वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू l। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू l कर लोगे, इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लोगे। आ गया, समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 76 में पहले तो ये जेई मेंस का अपना 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज, वी हैव टू कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ डिफरेंट रेडियाई कैरिंग करंट आई इन द सेम डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। F1 with the magnetic force on inner solenoid due to outer and F2 is the magnetic force on the outer due to inner। तो हमें F1 F2 पे कमेंट करना है। तो चलो यहाँ पे तुम्हें दोनों सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दोनों की एक्सिस सेम है, रेडियस अलग अलग है, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है। चलो तो ध्यान से देखो, दो पैरेलल वायर्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दो पैरेलल वायर्स होती हैं, अगर उनमें करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो क्या करती हैं? दूसरे को अट्रैक्ट, रिपेल। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, लाइक करंट अट्रैक्ट इच अदर, उल्टा हिसाब होता है। नहीं समझ क्या होगा? लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, हाँ ठीक है, लाइक करंट जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे तुम देखो, ये तुम्हारे सामने दो वायर्स, दोनों वायर्स देखो पैरेलल हैं, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही ये वाले एलिमेंट्स, ऐसे ही ये वाले एलिमेंट्स, ऐसे ही ये वाले एलिमेंट्स। अट्रैक्टिव फोर्स कैसे मार्क करी, समझ में आ रहा है? खैर अभी नोटिस करो, तुम्हारा जो आउटर वाला लूप है, आउटर वाला जो सोलेनॉइड है उस पर कैसे फोर्स लग रही होगी? इनवर्ड। और ऐसे जो इनर वाला सोलेनॉइड है उस पर कैसे फोर्स लग रही होगी? आउटवर्ड। इनर वाले सोलेनॉइड पे नेट फोर्स आउटवर्ड फोर्स लग रही है, पर तुम देख रहे हो जितनी अपवर्ड उतनी डाउनवर्ड, जितनी लेफ्ट उतनी राइट, नेट फोर्स क्या आ जाएगी? 0। ऐसे ही तुम्हारा जो आउटर वाला सोलेनॉइड है उसके ऊपर देख लो, ऊपर वाले एंड पे, अपर एंड पे जितनी इनर फोर्स, लो अपर एंड पे डाउनवर्ड तो लोअर एंड पे अपवर्ड, लेफ्ट वाले पे राइट, राइट एंड पे लेफ्ट, नेट फोर्स 0। तो F1 F2 नेट फोर्स ऑन सोलेनॉइड either of the solenoid due to other solenoid is going to be 0। F1 0, F2 0, क्या आंसर हो जाएगा? ये ऑप्शन। आया क्या समझ में? ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा होता कि सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड के रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो आउटर वाला सोलेनॉइड है उसका रेडियस डिक्रीज होगा और इनर वाला जो सोलेनॉइड है उसका रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है ना। पर अभी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में फोर्स पूछी हुई है, और ऑब्वियसली फोर्स पूछी है तो नेट फोर्स पूछी है ना। तो आउटर सोलेनॉइड की वजह से इनर सोलेनॉइड पे नेट फोर्स, तुम देख रहे हो सारी ये फोर्सेस जो लग रही हैं आउटर, एड अप होके नेट तो 0 ही आ जाएगी। आया समझ में? आया सबको? क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है ना। ये पास्ट ईयर में 2011 में आया क्वेश्चन है ये IEEE के अंदर। क्वेश्चन के अंदर, वी हैव अ करंट कैपिटल I flows in infinite long wire with cross section in the form of semicircular ring of radius r।
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है पर इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, ठीक है ना, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस। तो चलो सबसे पहले तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन जो है उसको साइड दिखा देता हूँ, टॉप व्यू दिखा देता हूँ तुम लोग। तो इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का टॉप व्यू दिखाऊं तो तुम्हें इसका क्रॉस सेक्शन कैसा बता रखा है, सेमी सर्कुलर बता रखा है। रेडियस इसका हमें कैपिटल आर बता रखा है और हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इसके एक्सिस पे। तो ध्यान से देखो, टॉप से देखो, ऊपर से देखो, तो इस वायर के हर एलिमेंट में से तुम्हें करंट अलोंग द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर फ्लो होते हुए अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा। मान लो करंट ऐसे दिखा रहा हूँ, तो करंट हमारी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको टॉप व्यू में डॉट से दिखा रहा हूँ। करंट को मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, डॉट का मतलब करंट हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। और अब हमें मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस पे हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो क्या करोगे, इस वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं। थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला एलिमेंट ले लिए। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी इस पॉइंट पे, तो करंट इसमें कैसे आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द पेज। थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में, हाथ को जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसकी तरफ खोला और फिर फिंगर्स को बेंड, ऐसे आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। चलो जैसे एलिमेंट यहाँ पे लिया है तुमने, ऐसे एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करो। इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर से थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में, हाथ को जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसकी तरफ खोलो और फिर फिंगर्स को बेंड करो, ठीक है ना। तो मैं अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूँ। थंब को रखा मैंने करंट के डायरेक्शन में, हाथ को जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसकी तरफ खोला और फिर फिंगर्स को बेंड किया। तो ऐसे आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने जो डीबी आ रहे हैं, इनके एक्स वाले कंपोनेंट ऐड हो जाने वाले हैं और ये वाई वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाने वाले हैं। अल्टीमेटली का तुम्हें इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो तुम्हारे पास जितने भी डीबी आ रहे हैं, डीबी के तुम्हें कौन से वाले कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, एक्स वाले, ठीक है ना। तो पहले चलो इस छोटे से एलिमेंट में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो पूरे वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, कैपिटल आई। ये पूरी जो सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पाई, आई अपॉन पाई, करंट पर यूनिट एंगल इनटू इस छोटे से एलिमेंट, जो छोटे से एलिमेंट पे हम दिमाग लगा रहे हैं, उस छोटे से एलिमेंट का एंगल डी थीटा। इस छोटे से एलिमेंट में से करंट फ्लो आ गया। इस छोटे से एलिमेंट को तुम क्या मानोगे, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर की वजह से डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड आ गई और हमें अभी तुम्हें मैंने रियलाइज कराया मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट चाहिए। तो ध्यान दो, ये एंगल थीटा था, ये एंगल 90 था, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। और अब डी बी कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालोगे, 0 से पाई। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, 0 से पाई, कौन बताएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई/2, याद है सबको, 1 आता है। तो ऐसे पाई/2 से पाई भी 1 आ जाएगा, 0 से पाई 2 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, एरिया अंडर द कर्व से रियलाइज करवा रखा है तुम्हें 5वीं मिनट, 2 आ जाएगा। जिसको नहीं याद है इंटीग्रेट करके निकाल लेना। 2 से 2 कैंसिल, क्या आंसर आ गया अपने पास, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर, डी आंसर। कैसे किया, समझ में आ रहा है। थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली और चेक कर लिया
कि तुम्हारा जो ये हाफ रिंग है, इसके राइट हाफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे लेफ्ट हाफ वाले एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही होगी। तो राइट हाफ वाले एलिमेंट्स की वजह से रिंग के क्रॉस सेक्शन, जो तुम्हारा हाफ रिंग के फॉर्म है, राइट वाले एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है, और लेफ्ट वाले हाफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है। तो हमें समझ में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाने वाले हैं और एक्स वाले ऐड हो जाने वाले हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही ढूंढने की जरूरत है, वो एक्स कंपोनेंट मैंने ढूंढ दिया। आया स्टार्टिंग का थॉट प्रोसेस समझ में आया सबको? आगे तो तुम देख रहे हो छोटा सा इंटीग्रेशन है, कहानी खत्म है।